जैसे ही वो अपनी आंखें खोलेगा मेरे आदमी मुझे खबर कर देंगे और हम उसके सर पर मुसल्लत हो जाएंगे। फिर ठीक है, मैं इत्मीनान से टांगे पसार कर सोफे पर नीम तराज हो गया। अव्वल खान के कुर्सियों वाले करख्त मर्दाना दफ्तर में वो नर्म सोफा नया इजाफा था। अभी तक किसी को कानों कान भी भनक नहीं मिली है कि चंदन पर कोई नागहानी मुसीबत नाजल होने वाली है। अव्वल खान ने अपने अर्दली को चाय लाने की हदायत देने के बाद कहा, मेरा ख्याल है कि सुबह तक हर तरफ यही बेखबरी छाई रहेगी। शायद इतनी देर तक ये खबर सीगाए राज में नहीं रहेगी। मुझे उसकी राय से इख्तिलाफ था जो मैंने जाहिर कर दिया। इसे तुम खामोशी से उठा लाए। चौकीदार को किसी मुदाखलत का मौका नहीं मिल सका और उसे ढेर कर दिया गया। सुबह से पहले किसको मालूम होगा कि चंदन गायब हो चुका है? तुम उसकी गर्लफ्रेंड को भूल रहे हो। मैंने उसे याद दिलाना चाहा, मगर उसने मेरी बात दरमियान से उचक ली। ओह, उसे तो मैं भूल गया। उसका क्या हशर हुआ? अपना हशर वो खुद खराब कर चुकी थी। हमें उसके बारे में कुछ करने की जरूरत पेश नहीं आई। ये कहकर मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ सुल्तान शाह की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखी। उसका बदन बेलिबास था। सुल्तान शाह ने बस इतना किया कि उसके नंगे बदन को चादर से ढांप दिया। अव्वल खान ने तो फहमी अंदाज में अपना सर हिलाकर एक तवील हुनकारा भरा और बोला, वो लड़की खबर फैला देगी। उस लड़की के बारे में सोच सोच कर मेरा खून खोल रहा है। सुल्तान शाह ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अगर वो बेगैरत मुसलमान थी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहां भी नजर आई उसका नरखरा दबा दूंगा। बाद में जो होगा वो देख लिया जाएगा। अपना दिमाग ठंडा रखो। मैंने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा, इस बात पर ताव खाने की कोई जरूरत नहीं कि एक मुसलमान लड़की किसी गद्दार हिंदू की अयाशी का जरिया बनी हुई थी। मेरी ये बात याद रखो कि आवारा मर्दों और औरतों का कोई मजहब नहीं होता। वो इस झंझट में पड़े बगैर सिर्फ और सिर्फ जज्बात से फुनकते हुए जवान जिस्मों के तलबगार होते हैं या दौलत के हरीस। इन दो के सिवा उन्हें किसी तीसरी बात से गर्ज नहीं होती। मजहब की बुनियाद पर किसी की आवारगी पर मुश्तइल होना सरासर गलत है। आवारगी किसी की भी हो काबिल नफरत है। खूब। अव्वल खान ने होले से 2 बार तालियां बजाईं। तुम अच्छी तकरीर कर लेते हो। लड़की के बारे में मेरी बात रह गई। मैंने फ्लैट से निकलते हुए इस बात का ध्यान रखा था कि बाद में दरवाजा बंद कर दिया जाए। मैंने उसे बताया, मगर वो लड़की रात भर बेहोश नहीं रहेगी। रात में किसी वक्त उसका नशा उतरेगा तो वो अपने बॉयफ्रेंड को घर से गायब पाकर परेशान हो जाएगी। वो दीवानावार उसे ढूंढेगी। नाकामी के बाद अपना सामान समेट कर खामोशी से वहां से फरार हो जाएगी ताकि चंदन की गुमशुदगी के सिलसिले में उस पर कोई इल्जाम ना सके। इल्जाम ना भी आया तो उसे तफ्तीश में जरूर शामिल किया जाएगा और छोटे अखबार तस्वीरों के साथ उसका नाम उछालेंगे। सुल्तान शाह बोल पड़ा, फिर चंदन के अगवा की खबर कौन फैलाएगा? अव्वल खान का वो सवाल मंतकी था। चौकीदार होश में आते ही पूरे मोहल्ले में ओदम मचा देगा और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। उस वक्त तक चंदन की गर्लफ्रेंड उसके फ्लैट में हो या जा चुकी हो। पड़ोसियों की मदद से यह बात खुल जाएगी कि चंदन अपने फ्लैट से गायब है। मैंने जवाब दिया, खुल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसे तुम उठा लाए हो। इसी वक्त अव्वल खान का अर्दली चाय की ट्रे ले आया और हम तीनों की तवज्जो उसकी जानिब मबसूल हो गई। हम जो कुछ कह रहे थे वो हमारे क्यासात पर मबनी था। असल हालात वक्त गुजरने के साथ वाजे हो सकते थे। चंदन के होश में आने के इंतजार में हम बातों में वक्त गुजारते रहे, लेकिन मैं इस दौरान में भी इन सवालात को अपने जहन में यकजा कर रहा था जो चंदन से पूछे जाने थे। चंदन कराची में भारतीय कौंसल खाने का मुलाजिम था और पाकिस्तानी शहरियत का हामिल था। हुब्बुल वतनी का जज्बा उसे छू कर भी नहीं गुजरा था। उसी वजह से दिल्ली में बैठे हुए रा के बड़े अफसरान राजदाराना मरासलत के लिए उस पर आंखें बंद करके एतमाद करते थे। कराची में फैले हुए रा के नेटवर्क में चंदन गुरनानी की जो भी हैसियत रही हो, एक बात तय थी कि उसके फोन या फैक्स पर कोई गैर मामूली सहूलत दस्तयाब नहीं थी। वो मेरा अंदाजा नहीं था बल्कि हकायक उसकी तस्दीक कर रहे थे। वो पूरी बेफिक्री के साथ एक बीमार हिंदू वकील का फोन नंबर चुरा कर इस्तेमाल कर रहा था। इस नंबर पर वो सिर्फ मखसूस औकात में कॉल्स वसूल करता था। गैर मुतवक्का कॉल से बचने के लिए उसने यह असूल अपनाया हुआ था कि 12 घंटियां बजने के बाद रिसीवर उठाता था। उसे कोई गैर मामूली मवासलाती तहफ़्फ़ुज़ दस्तयाब होता तो उसे 12 घंटियों वाली शर्त आयद करने और दूसरे का फ़ोन चुरा कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। 1:30 बजे के करीब मैंने चंदन के घर फ़ोन करने का फैसला कर लिया ताकि वहां पाई जाने वाली सूरत हाल के बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकूं। अव्वल खान और सुल्तान शाह में से किसी ने मेरे इस फैसले पर एतराज़ नहीं किया।
और मैंने अव्वल खान की मेज पर रखा हुआ फोन अपने करीब खसका लिया। रिसीवर में पहली घंटी बजने की आवाज आई। दूसरी घंटी मुकम्मल होने से पहले रिसीवर उठा लिया गया। चंदन घर पर नहीं था। किसी और को 12 घंटियों वाले असूल का इल्म नहीं था। आज जो कोई भी था उसने तजस्सुस, इस्तराब और नामालूम खौफ से मगलूब होकर दूसरी घंटी पर फोन का रिसीवर उठा लिया था। फिर मेरे कान में एक सरसराती हुई खौफ सदा निस्वानी आवाज गूंज उठी। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज में खुमार के गहरे असरात रचे हुए थे। तुम्हारे मनहूस आशिक का वालिद बुजुर्गवार, मैंने तलखी से कहा। तुम अब तक वहीं मरी हुई हो? शराब के असरात उसके जहन से साफ नहीं हुए थे। वो डरी हुई थी। मेरे पुरएतमाद लबल है जैसे न जाने क्या समझी कि मरऊब हो गई और रिसीवर पर उसकी रो देने वाली आवाज सुनाई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं यहाँ फंस कर रह गई हूँ। बाहर गड़बड़ हो गई है। बहुत से लोग जमा हैं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो राम के लिए जल्द से जल्द यहाँ आकर मुझे निकाल लो। मैं भूल कर भी दोबारा चंदन से नहीं मिलूंगी। उसने भूल कर भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि चंदन इस वक्त कहाँ और किस हाल में था। नशे की गिरफ्त में होने के बावजूद उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। दूसरी अहम तर बात यह हुई कि मैं उसकी जुबान से राम का नाम सुनकर हैरान रह गया। मैंने सुल्तान शाह को इस चाल से रोकने के लिए मजहब और आवारा मजाजी के हवाले से बहुत कुछ कह डाला था, मगर चंदन की गर्लफ्रेंड की जुबान से राम का लफ्ज सुनते ही मेरी तजस्सुस की रग भड़क उठी और मेरी जुबान बेसाख्ता चल पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? मेरा नाम शहजादी है। मैं गरीब हिंदू लड़की हूँ। उसने दरमियान में मीलों फासला होने के बावजूद गोया मेरे जहन पढ़कर जवाब दिया। इसका जवाब सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद में ठंडक की एक फरहत अंगेज लहर सी दौड़ गई हो। उससे मुझे मजीद कुछ मालूम नहीं हो सकता था। उसे फोन करने का मकसद हासिल हो चुका था। मजरूब चौकीदार के खड़े किए हुए हंगामे की वजह से शहजादी चंदन के फ्लैट में महसूर होकर रह गई थी। जिस तरह भी हो सके वहां से निकल भागो, वरना आधे घंटे बाद तुम जिंदा नहीं रहोगी। मैंने डरावनी आवाज में उससे धमकाया। तुम कौन हो? चंदन कहाँ है? मेरी धमकी सुनकर उसने सहमी हुई आवाज में पहली मर्तबा ढंग के सवाल किए। मैंने उसके सवाल के जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया। क्या नाम बताया था उसने अपना? फोन बंद होते ही सुल्तान शाह पुरतजस्सुस अंदाज में पूछ बैठा। मुझे उसके सवाल का सबब मालूम था। उसके दिल में एक खाली सी थी जो महज नाम से दूर नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक आम सा नाम था जो मजहब की अक्कासी नहीं करता। कई मुसलमान शहजादियों के सिवा मेरे जहन में उस बांकी औरत की याद भी ताज़ा थी जो नाम की शहजादी ही थी, मगर दाऊद के दफ्तर में सफाई का काम करती थी। मैं नरमी से उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, गुस्सा थूक दो। उसका नाम शहजादी है और वो हिंदू है। चंदन ने मरने से पहले जो कुछ किया अपने हम मजहब के साथ किया। तुमको इस पर मोतरज होने का कोई हक नहीं है। हैरत है कोई लड़की बहुत जल्द होश में आ गई। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि 12 क्या 50 घंटियों के बाद भी तुम्हें चंदन के फ्लैट से कोई जवाब नहीं मिलेगा। शुबा मुझे भी था, मगर हरकत में बरकत होती है। तुम देख लो कि मेरी कोशिश बाराबर साबित हुई। लड़की से बात करने से क्या फायदा हुआ? सुल्तान शाह ने मुझसे पूछा। पहला फायदा यह हुआ कि उसके मजहब के बारे में जानकर तुम्हारे दिल की फांस निकल गई। दूसरी तरफ हमें यह मालूम हो गया कि इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है। अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंदन के सरपरस्तों को सुबह होने से पहले उसके अगवा हो जाने की खबर मिल जाएगी। एक तरह से यह अच्छा ही होगा। यह बात तय है कि सुबह के आफ्ते रिकॉर्ड इजलास में लैरी किसी बुढ़े तोते की तरह वही बातें दोहराएगा जो रा और CIA के मफाद में जाती हैं। इजलास में कुछ तलखी तुर्शी भी हो सकती है। इसके बाद चंदन के अगवा की खबर निकलती तो भारतीय उसे किसी इंतकामी कार्रवाई का नाम दे सकते थे। अव्वल खान ने कहा, वो तंग नजर और मुतअस्सिब हैं, अब भी कुछ न कुछ गन फैलाएंगे। सुल्तान शाह ने अपना सर झटक कर कहा, गंद और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अव्वल खान उसकी गुफ्तगू से महजूज हो रहा था। इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि भारतीय कौंसल खाने का एक मकामी मुलाजिम हमारी कैद में मौजूद है। उसे भारतीय कौंसल खाने का मकामी मुलाजिम नहीं, पाकिस्तान का गद्दार कहो। सुल्तान शाह ने नफरत और हकारत से जवाब दिया और जज्बाती अंदाज में फर्शी कालीन पर हाथ मारकर अपनी बात जारी रखी। इस जमीन ने हमें जो कुछ दिया है, हम अपनी जान निसार करके भी इसका कोई हिस्सा नहीं लौटा सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कैसे लोग होते हैं जो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने की बजाय इसी मिट्टी के सौदे चुकाने लगते हैं। चंदन से मिलोगे तो ये बारीकी भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैंने नरमी से कहा और सुल्तान शाह ने अपनी जगह छोड़ दी। थोड़ी देर बाद स्टेशन 4 के गार्ड रूम से अर्दली के जरिए यह खबर आई कि कैदी होश में आ रहा था। हम तीनों इस अहम तरीन खबर के इंतजार में अपना वक्त गुजार रहे थे। चंदन के होश में आ जाने के बाद हमारे बैठे रहने का कोई जवाब नहीं था। अव्वल खान की क़यादत में हम बैरिक के उस मखसूस कमरे की तरफ चल दिए
जहां चंदन को ले जाया गया था। आम हालात में फौजियों के मामूलात बहुत लगे बंधे होते हैं। इनकी सरगर्मियों का आगाज सुबह सवेरे हो जाता है, इसलिए फौजी आबादियों और छावनियों में रात का सकूत जल्द ही उतर आता है। इस वक्त एसटीएफ के पूरे कैंप में रूह परवर सन्नाटे और खामोशी का राज था, मगर अव्वल खान के दफ्तर वाली बैरक के आखिरी सिरे पर खासी चहल पहल नजर आ रही थी। इन दिनों एसटीएफ वाले किसी वर्दी के बजाय आम शहरी लिबास इस्तेमाल करते थे, मगर इस लिबास में भी ऐसी खुशगवार यकसानियत थी कि मुझ जैसे करीबी लोग इन्हें दूर से पहचान सकते थे। इनमें से 3 अफराद अपने भरे हुए हथियार हाथों में लिए बरामदे में मौजूद थे। उन्होंने एड़ियां बजाकर अपने चीफ को सल्यूट किया और अव्वल खान इन्हें जवाब देता हुआ खुले हुए अकलौते दरवाजे में दाखिल हो गया। इस कमरे में कदम रखते ही मुझे पहला ज़हनी झटका लगा। मेरा अंदाजा था कि चंदन को किसी बिस्तर पर डालकर होश में लाने की कोशिश की जा रही होगी, मगर मसहरी पर लगा हुआ बेदाग और सफेद बिस्तर खाली था। चंदन कंक्रीट के खुरदरे फर्श पर अकड़ों बैठा खौफजदा नजरों से इन दोनों अफराद को देख रहा था जो उसके सामने खड़े हुए थे। पूरा फर्श गीला हो रहा था। करीब ही ठंडे पानी की एक बाल्टी डोंगे समेत रखी हुई थी। चंदन के सर के बालों से नीकर तक हर चीज पानी में नहाई हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि होश में लाने के लिए उसे फर्श पर डालकर उसके मुंह और बदन पर दिल खोलकर ठंडा पानी डाला गया था। सर, कमरे में मौजूद एक आदमी ने अव्वल खान से मुखातिब होकर कहा, जब से यह होश में आया है इसने एक ही रट लगाई हुई है कि तुम लोग कौन हो और इस वक्त मैं कहाँ हूं। इस वक्त चंदन की नजरें मेरे और अव्वल खान के चेहरे पर मरकूज थी। उसका सारा नशा हिरन हो चुका था। तुम लोग क्यों नहीं बताते? चंदन गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ और आया। मेरा क्या जुर्म है? तुम लोग मुझे क्यों उठा लाए हो? मैं एक जिम्मेदार सफारती अफसर हूं, तो मेरे साथ कोई मनमानी नहीं कर सकते। सफारती अफसर से पहले तुम पाकिस्तानी शहरी हो। अव्वल खान ने अपने आदमियों को चले जाने का इशारा करने के बाद चुपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी सरगर्मियां? अव्वल खान रास्तगो आदमी था। वह चंदन को सब कुछ सही बताने जा रहा था। मैंने चंदन के चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि वो ठीठ और जिद्दी किस्म का आदमी था। उसे आसानी से राय रास्त पर लाना मुमकिन नहीं था। उसे कोई चकमा देकर सच बोलने पर आमादा किया जा सकता था। मैंने अव्वल खान की बात दरमियान से उचक ली और उसके कहे हुए अल्फाज के तसलसल को बरकरार रखते हुए जवाब दिया, तुम्हारी सरगर्मियां हमारे हक में नहीं हैं। तुम्हारी तरह हम भी पाकिस्तानी हैं। हमें यहाँ अपने तौर तरीकों से जिंदा रहने का पूरा हक है। जब यहाँ का कानून हमारी राह नहीं रोकता तो तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। कोई बात करना चाहते हो तो पहले मुझे अपने बारे में बताओ। अगर तुम आज खुद तारुफ पर मुसर हो तो फिर यह भी सही। मैंने सर हिलाकर सुल्तान शाह को इशारा किया जो चंदन के करीब खड़ा दांत पीस रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि हम लोगों ने इसे उधेड़ने के बजाय मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया था। सुल्तान शाह उससे बहुत ज्यादा नाखुश था। इससे पहले कि चंदन तारुफ का मफहूम समझता, सुल्तान शाह की लाज चल गई। अकड़ों बैठे हुए चंदन की टांगों के दरमियान से वो ठोकर उस बुरी तरह उसके बदन के निचले हिस्से पर पड़ी कि वो एक बेसाख्ता और करीहा चीख के साथ पीछे उलट गया। सुल्तान शाह की दूसरी ठोकर ने उसकी दाहिनी पसलियां उधेड़ डाली। चंदन ने यह अंदाजा लगाने में ताखीर नहीं की कि उसके सितारे बुरी तरह गर्दिश में आए हुए थे। वो सेहतमंद और जीदार आदमी था। पंजों और हथेलियों का सहारा लेकर हैरतनाक तेजी से अपने कदमों पर खड़ा हो गया। सुल्तान शाह चाहता तो उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसे फर्श से उठने की मोहलत न देता, लेकिन वो चंदन से खुला मुकाबला करके अपने दिल की भड़ास निकालने के मूड में नजर आ रहा था। चंदन के उठते ही वो घोंसा तान कर उसकी तरफ झपटा। अगर उसे मौका मिल गया होता तो यकीनन चंदन का जबड़ा हिला कर रख देता, लेकिन उसी लम्हे ये नुक्ता वाजे हुआ कि चंदन बागसर भी था। उसने अपनी दोनों कोहनियां चेहरे के सामने लाकर सुल्तान शाह का वार रोक लिया। सुल्तान शाह इस नाकामी पर झुंझलाकर गजबनाक हो गया। चंदन को मौका मिल गया और उसने सुल्तान शाह के बाएं जबड़े पर एक जानदार मुक्का रसीद कर दिया। वो ज़र्ब शदीद थी। मुझे यकीन था कि सुल्तान शाह को तारे नजर आ गए होंगे। हरीफ से मार खाकर वो बिपरे हुए अंदाज में बड़ा और नताइज की परवाह किए बगैर चंदन को बेरहमी से अपने बाजुओं में दबोच लिया। इस बार बदकिस्मती से चंदन के दोनों हाथ भी उसकी गिरफ्त में फंस गए थे। वो अजीब सिचुएशन बस चंद लम्हों तक बरकरार रही। इन दोनों में से कोई भी अपने हाथ इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं था। सुल्तान शाह ने वहशियाना अंदाज में चंदन के चेहरे पर जोरदार टक्कर रसीद की। उसके हल्क से एक बेसाख्ता चीख निकली और उसकी नाक से खून बह निकला। इस बार सुल्तान शाह ने अपने हरीफ को संभलने का मौका नहीं दिया। पै दर पै कई टकरें मारकर चंदन को हवास बाख्ता कर दिया। मैं गौर से जायजा ले रहा था कि इस खून रेज मुकाबले में सुल्तान शाह ने एक घोंसे के सिवा कोई मार नहीं खाई थी, लेकिन इन दोनों के चेहरे खून में तर हो चुके थे। चंदन बुरी तरह लहू लोहान हो चुका था। उसके जख्मों से बहने वाले जानदार खून ने सुल्तान शाह के चेहरे को भी रंगीन कर दिया था।
6-7 टकरों ही में चंदन के सारे कसबल निकल गए। उसे अपने हाथ छुड़ाने और सुल्तान शाह की गिरफ्त से निकल जाने के लिए सारे जतन कर डाले, मगर कामयाब ना हो सका। इस वक्त सुल्तान शाह जोंक बनकर उससे लिपटा हुआ था। वो इस वक्त राह के एक अहम एजेंट से बरसे बेकार था, इसलिए उसके सर पर खून सवार हो चुका था। जरा सी देर में चंदन निढाल हो गया। आर्जी तौर पर इसमें मुकाबले की सकत नहीं रही थी। उसे सांस लेने का मौका मिल जाता तो शायद वो अपनी तवानाइयां मुजतमा करके मजीद कुछ देर के लिए सुल्तान शाह का मुकाबला कर लेता। वो सुल्तान शाह से कमतर नहीं था, लेकिन उसके जज्बे का मुकाबला करना चंदन की बसात से बाहर था। इसे छोड़ दो, मेरी दखल अंदाजी से पहले अव्वल खान ने सुल्तान शाह को हदायत की, वरना यह मर जाएगा। सुल्तान शाह का जोशो खरोश अपनी जगह, मगर वो डिसिप्लिन के मफहूम से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे यह भी मालूम था कि पूछगछ किए बगैर चंदन को मार डालना हमारे मफाद में नहीं था। अव्वल खान के हुक्म पर उसने किसी रोबोट की तरह अमल किया और चंदन को छोड़ दिया। वह संग दिलाना गिरफ्त से रिहाई पाते ही कई बार लड़खड़ाया, लेकिन किसी न किसी तरह अपने कदमों पर खड़ा रहने में कामयाब हो गया। जाओ और जाकर हाथ मुंह धो लो, इसके खून के छींटों ने तुम्हारा चेहरा गंदा कर दिया है। अव्वल खान ने सुल्तान शाह को मशवरा दिया। यह हमारा हल्का सा तारुफ है, अब शराफत से बताते चले जाओ कि यहाँ तुम क्या बदमाशियां कर रहे हो। मैंने चंदन से कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। एक मुअज़्ज़ज़ सफारती अफसर के साथ ये ज्यादतियां तुम्हें महंगी पड़ेंगी। उसने फर्ज पर खून थूकते हुए जवाब दिया। इस भूल में ना रहना कि तुम पुलिस या किसी एजेंसी के कब्जे में हो। हम अपने शिकार को कानून और अदालतों में ले जाने का बकेड़ा नहीं पालते, अपने फैसले खुद करते हैं और बारूदी गोलियों से इन्हें अमली जामा पहना देती हैं। यह बताओ कि डैनी के बारे में तुम क्या कर रहे हो। खून आलूद पेशानी और चेहरे पर उसकी आंखें भयानक अंदाज में फैलती। तुम डैनी के साथी हो? उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। साथी नहीं, हम उसके खून के प्यासे हैं। मैंने उसका सवाल सुनते ही कलाबाजी खाने का फैसला कर लिया। हम भी उसके दोस्त नहीं हैं, दोनों का मकसद एक है, फिर तुम मुझे क्यों उठा लाए? अव्वल खान के आदमी हम लोगों के लिए कमरे में 3 कुर्सियां ले आए। मैं अव्वल खान के साथ बैठ गया। सुल्तान शाह मुंह धोने और खून के दाग साफ करने के लिए क्या हुआ था। वो हमारा शिकार है, कोई दूसरा उसके करीब नहीं भटक सकता। अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो तुमने बिला वजह मार मार कर मेरा इतना खून बहा दिया। इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है ना दोस्ती। हमें $1 मिलियन की इनामी रकम की सख्त जरूरत है। फिर तो सारी बात खत्म हो गई। उसने शहादत की उंगली से अपना रुखसार खुजाते हुए जवाब दिया। हमें डैनी की जरूरत है तुम्हें रकम की। हम लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि इस चक्कर में तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए। वो खासा सख्त जान था। नाक, पेशानी और रुखसारों के जख्मों से बहने वाले खून ने उसका चेहरा रंगा हुआ था। इन जख्मों में तकलीफ का होना भी एक फितरी अमल था, लेकिन काम की बात निकलते ही उसने गोया अपने जख्मों को यकसर फरामोश कर दिया। उसने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए मुझसे जो सवाल किया था, उसने चंद लम्हों के लिए मुझे चकरा कर रख दिया। ये वाकई सोचने वाली बात थी कि हमें डैनी की तलाश थी तो हमने उस पर क्यों हाथ डाला। उसके अगले रवैये का इन्हिसार कुली तौर पर मेरे जवाब पर होता। मैं जरा सी देर के लिए उलझा, फिर मुझे एक कहानी सूझ गई। तुम मजर को जानते हो? इसका नाम मजर खान है, मैंने पूछा। मेरी जुबान से मजर खान का नाम सुनकर वो चौंक पड़ा। तुम उसे कैसे जानते हो? उल्टा उसी ने मुझसे सवाल कर दिया। वो शहर में डैनी के बारे में पूछताछ करता फिर रहा था। मुझे सुनगुन मिल गई और मैंने खामोशी से उसे उठवा लिया। बंदों को उठवाना मेरा पुराना और खास काम है। वो बहुत बुज़दिल और कम हिम्मत आदमी निकला। 4 चोट की मार पड़ी तो उसने सब उगल दिया और हम तुम्हारे घर पहुंच गए। साला हरामज़ादा। चंदन के मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरे बारे में उसने तुम्हें क्या बताया? तुम रा के एजेंट हो, वो भी दिल्ली के किसी अनिल और नरेश के लिए काम कर रहा था, मगर वो दोनों मार दिए गए। मैंने सरसरी लहजे में कहना शुरू किया। कराची में वो तुमको जवाब दे है, मगर जान के खौफ से रुपोश था। रुपोशी के बावजूद वो डैनी की तलाश में लगा हुआ था। तुमसे उसका फ़ोन और फैक्स पर राब्ता था। फ़ोन और फैक्स की बात दुरुस्त है, मगर उसको मेरा नाम और पता मालूम था। ना उसने कभी मुझे देखा, फिर तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए? मार खाने के बाद उसके औसान बहाल हो चुके थे और उसका ज़हन पूरी तरह काम कर रहा था। इसी वक्त सुल्तान शाह मुंह हाथ धोकर वापस आया और खामोशी से तीसरी कुर्सी पर बैठ गया। चंदन के बदन में खासा सेहतमंद खून दौड़ रहा था। बमुश्किल चंद मिनट गुजरे होंगे, लेकिन उसके तकलीफ दे जख्मों से खून का रसाव बंद हो चुका था। हर जख्म के धाने पर खून के जमे हुए लोथड़े ये निशानदही कर रहे थे कि उसका मुख्तसर सा चेहरा कम अज कम 4 मकामात से फट गया था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम करने में मसरूफ था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगवा करके तावान वसूल करने वाले ऐसे सुरागों पर काम करने में माहिर होते हैं। तुम्हारा फ़ोन नंबर जाली है। वो सनी कुमार नामी किसी वकील के दफ्तर का फ़ोन नंबर है। सनी बीमार है, उसका दफ्तर महीनों से बंद पड़ा हुआ है।
फैक्स नंबर तुम्हारे नाम और पते पर है। वक्त और कुछ पैसे खर्च करके हमने तुम्हें तलाश कर लिया। अब ये न कहना कि हमसे कोई चूक हुई है या तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। चंदन ने गहरा सांस लेकर थकी हुई आवाज में कहा। तुम काम के आदमी मालूम होती हो। अगर बुरा ना मानो तो मेरे लिए भी एक कुर्सी मंगवा दो। मैं खड़े खड़े थक गया हूं। बैठकर तुमसे इत्मीनान से बातें कर सकूंगा। मेरे चेहरे पर रजामंदी के आसार देकर अव्वल खान ने अपने एक आदमी को आवाज देकर कुर्सी लाने की हिदायत दे दी। उसे अंदाजा हो गया था कि मैंने चंदन को शीशे में उतारने के लिए तशद्दुद के बाद फरेबदही की राह इख्तियार कर ली थी।